Now we will discuss about the torque. So what is the definition of the torque? Torque represents the capability of force to produce change in the rotational motion of the body. मीन्स रोटेटिंग इफेक्ट ऑफ फोर्स. सिंपली हम लोग टॉर्क को क्या बोल सकते हैं, ये रोटेटिंग इफेक्ट है फोर्स का. आपने फोर्स लगाया, बॉडी रोटेट कर रही है, मतलब टॉर्क लग रहा है. आपने फोर्स लगाया, बॉडी रोटेट नहीं कर रही, मीन्स टॉर्क नहीं लग रहा है. करेक्ट. सो अगर मैं टॉर्क को देखूं, लेट सपोज एक एग्जांपल देखते हैं. एक बोतल है मेरे पास में एंड इस बोतल को अगर आप देखोगे, ये यहाँ तक फिल्ड है बोतल, तो इसका सेंटर मास बॉटम में होना चाहिए, नीचे की तरफ होगा. पूरी फील्ड होती है तो सेंटर में होता है. तो अगर मैं सेंटर मास पे फोर्स लगा रहा हूँ तो ये ट्रांसलेशनल मोशन कर रही है. अब अगर मेरे से कोई पूछे क्या टॉर्क लग रहा है यहाँ पर इस फोर्स की वजह से, तो नहीं लग रहा, क्योंकि बॉडी रोटेट कर ही नहीं रही. लेकिन अगर मैं सेम फोर्स बॉडी के टॉप पर लगाऊं तो बॉडी रोटेट यहाँ पर कर रही है. तो मतलब यहाँ पर टॉर्क लग रहा है, क्योंकि बॉडी यहाँ पर रोटेट कर रही है. तो जब भी हम फोर्स लगाएं और बॉडी रोटेट करेगी तो हम बोलेंगे कि हाँ, इस बॉडी पर टॉर्क लग रहा है. करेक्ट. एक एग्जांपल लिखते हैं. जैसे मान लो कि एक गेट है और गेट को हम लोग यहाँ से हिंज भी करते हैं, तो इस पॉइंट के अबाउट ये जो गेट है हमारा रोटेट कर सकता है. तो ये गेट हो गया. करेक्ट. एक गेट हो गया और ये हो गया इसके हिंजिंग पॉइंट. अब अगर मैं फोर्स यहाँ पर लगा रहा हूँ, अप्लाई कर रहा हूँ यहाँ पर, तो क्या गेट रोटेट करेगा? तो बिल्कुल नहीं करेगा. बट सेम अमाउंट ऑफ फोर्स अगर मैं यहाँ से अप्लाई करूँ तो हाँ, गेट रोटेट करेगा, है ना. तो फोर्स को जब यहाँ पर लगाया इस पोजीशन पर तो नहीं कर रहा था, इस पोजीशन पर लगाया तो कर रहा है. मतलब डायरेक्शन पर डिपेंड कर रहा है फोर्स, है ना. अगर ये सेम अमाउंट ऑफ फोर्स मैं यहाँ अप्लाई करता हूँ तब भी ये गेट रोटेट नहीं करेगा. तो हमने देखा फोर्स जो है ना, जो टॉर्क है वो डायरेक्शन पर भी डिपेंड कर रहा है कि फोर्स की डायरेक्शन कहाँ पर है और कहाँ पर लगाया जा रहा है. मतलब पोजीशन पर भी डिपेंड कर रहा है कि हिंज से जो फोर्स लगाया जा रहा है वो किस पोजीशन पर लगाया जा रहा है और किस डायरेक्शन में लगाया जा रहा है. दोनों पर ही टॉर्क हमारा डिपेंड कर रहा है. करेक्ट. क्योंकि एक केस में बॉडी रोटेट कर रही है, दूसरे केस में नहीं करती. जब मैं परपेंडिकुलरली फोर्स अप्लाई करता हूँ और इस पोजीशन पे, तो बॉडी इजिली रोटेट कर रही है. बट ऐसे फोर्स अप्लाई करता हूँ तो नहीं करती, ऐसे करूंगा तो भी नहीं करेगी. मतलब यहाँ पर टॉर्क नहीं लग रहा है. सो हमें थोड़ा बहुत तो टॉर्क के बारे में समझ में आ रहा है कि हाँ, जो टॉर्क है वो फोर्स किस एंगल पे लगाया जा रहा है और कहाँ लगाया जा रहा है, दोनों पर डिपेंड करता है. ऑलराइट. तो इसी से हमारे पास में एक फॉर्मूला है, एक मैथमेटिकल रिलेशन है, उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं. जैसे कि मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क मुझे फाइंड आउट करना है, सो मैं यहाँ पर एक आर्बिट्री शेप ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ. ऑलराइट. मैंने एक आर्बिट्री शेप ऑब्जेक्ट ले लिया एंड मुझे टॉर्क फाइंड आउट करना है. सो मैं क्या करूंगा, लेट सपोज ये मेरी एक्स एक्सिस हो गया एंड दिस इज माय वाई एक्सिस. कोर एक्सिस ले लेते हैं और ये हो गया वाई एक्सिस. So this is my x-axis and this is my y-axis and ये है origin 0,0. करेक्ट. तो ये बॉडी है. अब मैंने फोर्स लगाया. करेक्ट. तो जो फोर्स लगाया मैंने इस पॉइंट पर लगाया और ये हो गया मेरी डायरेक्शन ऑफ फोर्स. करेक्ट. अब ये जो फोर्स मैंने इस पॉइंट पर लगाया, इसकी पोजीशन क्या है फ्रॉम द रेफरेंस पॉइंट. ये मेरा रेफरेंस पॉइंट है. करेक्ट. तो ये मेरा पोजीशन वेक्टर हो जाएगा. बन गया पोजीशन वेक्टर. सही है. ठीक है. अब ये पोजीशन वेक्टर हो गया आर, ये फोर्स हो गया एंड एंगल बिटवीन पोजीशन वेक्टर एंड एफ कितना है यहाँ पर, ये हमारा थीटा. करेक्ट. मुझे टॉर्क लिखना है यहाँ पर कि टॉर्क कितना है. तो अगर मैं इस फोर्स को रिजॉल्व करूं टू डायरेक्शन में, तो एक कंपोनेंट तो मिल जाएगा मुझे एफ कॉस थीटा और दूसरा कंपोनेंट मुझे मिलेगा एफ साइन थीटा. करेक्ट. टॉर्क क्या है? रोटेटिंग इफेक्ट ऑफ फोर्स ही तो है. करेक्ट. तो यहां पर अब आप बताओ कौन सा फोर्स का कंपोनेंट रेस्पॉन्सिबल होगा बॉडी को रोटेट करने के लिए, एफ साइन थीटा या एफ कॉस थीटा.
अगर मैं एफ कॉस थीटा फोर्स लगा रहा हूँ तो बॉडी रोटेट नहीं करेगी, बट अगर एफ साइन थीटा मतलब ये जो पोजीशन वेक्टर है उसके जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है फोर्स का वो रिस्पॉन्सिबल है यहाँ पर बॉडी को रोटेट करने के लिए। तो मैं टॉर्क को क्या लिख सकता हूँ, टॉर्क को मैं लिखूंगा टाउ इक्वल टू, अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा इसको तो मैं लिख सकता हूँ आर क्रॉस एफ। ये हमारे टॉर्क का फॉर्मूला होता है आर क्रॉस एफ। अगर मुझे मैग्नीट्यूड लिखना है तो मैं यहाँ पर क्रॉस को रिमूव करूंगा, देन वी हैव आर एफ साइन थीटा, करेक्ट। एंड व्हाट इज द थीटा हियर, ये एंगल है हमारा पोजीशन वेक्टर मतलब आर वेक्टर एंड फोर्स वेक्टर के बीच का एंगल। अब आप दो काम कर सकते हो, या तो साइन थीटा को आर के साथ में रख दो या साइन थीटा को एफ के साथ में रख लो। तो मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क हमारा हो जाएगा यहाँ पर आर परपेंडिकुलर एफ, अदरवाइज आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, करेक्ट, एफ परपेंडिकुलर आर, दोनों ही चीजें सही है, करेक्ट। तो मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क आर एफ साइन थीटा लिखा जा सकता है, करेक्ट। परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेंगे तो साइन 90 की वैल्यू तो 1 ही हो जाएगी, या फिर आप आर परपेंडिकुलर एफ लिख सकते हो या फिर आप आर परपेंडिकुलर एफ परपेंडिकुलर आर लिख सकते हो, ऑलराइट। तो सभी चीजें यहाँ पर सेम है, तो ये हो जाएगा हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क। नेक्स्ट है डायरेक्शन ऑफ द टॉर्क। तो मैग्नीट्यूड तो हमने निकालना सीख लिया, हमने टॉर्क का फॉर्मूला भी देखा, करेक्ट। मैथमेटिकल रिलेशन क्या है इधर, आर क्रॉस एफ, करेक्ट। ये मैथमेटिकल रिलेशन हमें याद होनी चाहिए। अब इसमें जो फर्स्ट वेक्टर है वो है आर, सेकंड वेक्टर है एफ। अगर मुझे डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है तो मैं यहाँ पर राइट हैंड थंब रूल का यूज कर सकता हूँ। राइट हैंड थंब रूल में क्या करूंगा, फर्स्ट मैं अपनी फिंगर रखूंगा अलोंग द फर्स्ट वेक्टर एंड देन आई विल कर्ल माई फिंगर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ सेकंड वेक्टर। तो जो थंब होगा मुझे डायरेक्शन ऑफ टॉर्क दे देगा यहाँ पर। तो मुझे फिंगर रखनी है अलोंग द फर्स्ट वेक्टर एंड देन मुझे कर्ल करनी है फिंगर अलोंग द सेकंड वेक्टर। अब इसी में अगर मैं डायरेक्शन निकाल के बताऊं टॉर्क की आपको, तो देखो आर ऐसे जा रहा है तो फिंगर को ऐसे रखो, और एफ कैसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है। तो टॉर्क कहाँ लग रहा है, अंदर की तरफ। आर क्रॉस एफ करोगे तो अंदर की तरफ, करेक्ट। तो आर की तरफ फिंगर रखनी, एफ की तरफ कर्ल किया तो हमारी थंब कहाँ जा रहा है, अंदर की तरफ। तो इस तरीके से हम लोग टॉर्क की डायरेक्शन फाइंड आउट करेंगे। अब यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, टॉर्क इज द एक्सियल वेक्टर, करेक्ट। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क इज गिवन बाय द राइट हैंड थंब रूल। तो ये राइट हैंड थंब रूल मैंने ऑलरेडी आपके साथ में डिस्कस कर ही लिया, कैसे काम करता है और कैसे डायरेक्शन हम लोग इससे फाइंड आउट कर सकते हैं। फर्स्ट वेक्टर की तरफ फिंगर रखनी है, सेकंड वेक्टर की तरफ कर्ल करनी है, और हमेशा राइट हैंड का ही यूज हमें करना होगा यहाँ पर। ना एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, टॉर्क पे बेसिस है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन है यहाँ पर m इज द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट थ्रोन एट एन एंगल थीटा with an initial velocity v. What is the torque of the body at the maximum height from the projection point? तो हमें प्रोजेक्शन पॉइंट से मैक्सिमम हाइट पे जब ऑब्जेक्ट पहुंचेगा तो उसका टॉर्क हमें बताना है, करेक्ट। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक फिगर ड्रॉ कर लेता हूं ताकि हमें समझ आए कि यहाँ पर हो क्या रहा है। ऑल राइट, सो ये हमारा एक्स वाई प्लेन है। हमने एक ऑब्जेक्ट को थ्रो किया, वो प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा v वेलोसिटी से थीटा एंगल पर थ्रो किया है तो प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा, ये हमें पता है। एंड लेट्स सपोज ये है हमारी मैक्सिमम हाइट, दिस इज आवर मैक्सिमम हाइट, और पार्टिकल का मास क्या है, m है यहाँ पर। तो ग्रेविटेशनल फोर्स mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, करेक्ट। ये हो जाएगा हमारा रेफरेंस पॉइंट 0,0 जहां से हमने इसको थ्रो किया था, करेक्ट। मतलब सारी डिस्टेंसेस हम लोग यहीं से मेजरमेंट कर रहे हैं यहाँ पर और करेंगे। सो हमें निकालना है टॉर्क जब ये मैक्सिमम हाइट पर होगा, करेक्ट। तो ग्रेविटेशनल फोर्स तो mg होगा और वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। टॉर्क हमें फाइंड आउट करना है प्रोजेक्शन पॉइंट से, करेक्ट। और ये है हमारी रेंज, ये है हमारी रेंज, ये भी आपको क्लियर होगा, करेक्ट। और यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस है वो है r/2। यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है, r/2 है हमारा। तो हमें टॉर्क अबाउट द ओ पॉइंट निकालना है। तो टॉर्क अबाउट द ओ पॉइंट क्या होगा, mg into r/2। So mg into r/2 is what? It is the torque about the O point, करेक्ट। अब मुझे देखो टॉर्क क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही तो होता है। तो फोर्स mg है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस r/2 है ना।
सो mg इंटू आर बाई टू इज व्हाट इज द टॉर्क। ये आपको क्लियर हुआ? बोलो। अब रेंज क्या होती है? रेंज का फॉर्मूला भी हमें पता है, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं काइनेमेटिक्स में, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, दिस इज द रेंज फॉर्मूला। इसको पुट करते हैं, सो एम जी बाई 2 को अलग रखते हैं, रेंज हो गया हमारे पास में यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। करेक्ट? जी से जी को कैंसिल आउट कर दो, तो फाइनली हमारे पास में आ रहा है एम यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय 2। दिस इज द टॉर्क फ्रॉम द ओ पॉइंट व्हेन इट इज एट द मैक्सिमम हाइट। अब अगर इसी सेम क्वेश्चन में बोले कि अच्छा जब ये यहाँ पहुंचेगा तब टॉर्क क्या होगा, तब ग्रेविटेशनल फोर्स mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा और परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओ पॉइंट r हो जाएगी। करेक्ट? तो व्हेन इट इज एट, लेट्स सपोज ये ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया, है ना? टॉर्क एट द बी पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू ओ इज व्हाट इट द mg इनटू r कर देंगे, तब हमें बी पॉइंट पर टॉर्क मिल जाएगा। करेक्ट? विथ रिस्पेक्ट टू ओ। आई होप आपको ये क्लियर होगा। अगर इस टाइप के क्वेश्चन है तो कैसे सॉल्व करना है। नाउ नेक्स्ट थिंग है कपल। So what is the couple? A couple consists of two parallel forces that are equal in magnitude, opposite in sense, and do not share line of action. Correct? तो यहाँ पर दो फोर्सेस को हमने अपोजिट डायरेक्शन में लगाया हुआ है। करेक्ट? A couple consists of two parallel forces that are equal in the magnitude, और इन दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड आपको साफ साफ दिख रहा है, ये सेम है और अपोजिट डायरेक्शन में लगाया हुआ है। अगर ऐसा सिनारियो है देन वी विल से दैट इट इज द कपल। ये लोग अपनी लाइन ऑफ एक्शन शेयर नहीं करते, मतलब इसकी लाइन ऑफ एक्शन क्या है, ये है, और इसकी लाइन ऑफ एक्शन ये है। करेक्ट? सो दे आर नॉट शेयरिंग लाइन ऑफ एक्शन आल्सो। और यहाँ पर दो मैग्नीट्यूड होने चाहिए, अपोजिट सेंस में लगने चाहिए, देन उसे हम लोग फोर्स कपल बोलेंगे। अब बात करते हैं कि कपल लगता कहाँ पर है। जैसे कि मैं बात करूं, यहाँ पर ये बोतल है और अगर मैं इसके कैप को ओपन कर रहा हूँ तो यहाँ इस फिंगर से मैं फोर्स लगा रहा हूँ और इधर से फोर्स लगा रहा हूँ। सो दिस इज व्हाट, दिस इज द कपल हियर। करेक्ट? ये क्या है? ये कपल है। करेक्ट? तो ये कपल हो गया। तो कभी भी हम कैप ओपन कर रहे हैं, सो दिस इज व्हाट, दिस इज द कपल। जब हम टैप ओपन भी करते हैं तो वहां पर भी कपल लगाते हैं। करेक्ट? टैप ओपन के टाइम पर भी हम लोग क्या करते हैं, कपल अप्लाई करते हैं। और क्या एग्जाम्पल होंगे? जैसे कि हम लोग व्हील की बात करें। करेक्ट? जब स्टेयरिंग में एक ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा है हैंड, दूसरा नीचे की तरफ लगा रहा है, तो दिस इज व्हाट, दिस इज द कपल। करेक्ट? और क्या एग्जाम्पल होंगे कपल के? जब हम पैडलिंग करते हैं, सो एट द टाइम ऑफ पैडलिंग ऑल्सो वी आर अप्लाइंग द कपल। करेक्ट? तो इन सभी सिनारियों में यहाँ पर कपल लग रहा है, आपको दिख रहा है, सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स लगा जा रहा है अपोजिट डायरेक्शन में। तो दिस इज व्हाट, दिस इज द कपल। कपल में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, यहाँ पर एक है इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमें करना चाहिए जब भी कपल लगता है। करेक्ट? कभी भी कपल लगेगा किसी भी रॉड पे या ऑब्जेक्ट पर, तो अगर हम टॉर्क फाइंड आउट करें किसी भी पॉइंट के अबाउट, तो वो टॉर्क जो रहेगा वो सेम ही रहेगा। इसे करके देखते हैं हम लोग, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। एक रॉड ले लेते हैं हम लोग, ये मैंने एक रॉड ले ली। करेक्ट? और इस पर हम लोग कपल अप्लाई करते हैं। एक फोर्स इधर लगाया और एक फोर्स मैंने यहाँ पर लगाया। ठीक है, लगा दिया। ये इसका सेंटर है और लेट्स सपोज टोटल डिस्टेंस एफ और एफ के बीच का 2d है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा हमारा d और ये भी हो जाएगा d, dd। करेक्ट? नाउ ये हो गया सेंटर मास। ठीक है, ये सेंटर ऑफ द रॉड हो गया, सेंटर मास बोल दो, कुछ भी बोल लो इसको। इसको अभी हम लोग हाल फिलहाल में ए पॉइंट बोल देते हैं क्योंकि हमें पॉइंट्स के अबाउट निकालना है। तो मैं कुछ नेमिंग कर देता हूँ, ए बी एंड सी। करेक्ट? अब सबसे पहले मैं टॉर्क फाइंड आउट करूंगा अबाउट ए पॉइंट। करेक्ट? तो मैं फाइंड आउट करने वाला हूं यहां पर अबाउट ए पॉइंट। करते हैं अबाउट ए पॉइंट टॉर्क कितना होगा मेरा। देखो, ए के अबाउट टॉर्क निकालना है तो ए पर फिंगर रख लो।
फोर्स यहाँ पर लग रहा है F, करेक्ट। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं टॉर्क अबाउट द A पॉइंट इक्वल टू F इंटू 2D। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है A पॉइंट से इस फोर्स की 2D। और ये जो रॉड हमने लिया वो मासलेस रॉड है, करेक्ट। कोई भी मास उसका हमने कंसिडर नहीं किया, दिस इज द मासलेस रॉड, ठीक है। अब आपने ए के अबाउट फाइंड आउट किया, अब सी के अबाउट भी फाइंड आउट करके देख लो सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा। अबाउट सी पॉइंट फाइंड आउट करो, अब सी पर फिंगर रख लो, यहाँ पर ए फोर्स लग रहा है, एफ फोर्स लग रहा है ए पॉइंट पर, तो टॉर्क कितना हो जाएगा यहाँ पर एफ इंटू 2D, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2D। अब मैं फाइंड आउट करूंगा अबाउट द बी पॉइंट, अबाउट बी पॉइंट, बी पॉइंट निकाल के देखो, बी पर फिंगर रखी, ये फोर्स इसको ऐसे रोटेट कर रहा है, ये फोर्स ऐसे रोटेट कर रहा है, करेक्ट। मैं यहाँ पर साइन कन्वेंशन ले लेता हूँ, जैसे क्लॉकवाइज में अगर रोटेशन हो रहा है तो टॉर्क पॉजिटिव, करेक्ट, एंड एंटी क्लॉकवाइज में होगा तो टॉर्क नेगेटिव। तो अबाउट द बी पॉइंट फाइंड आउट कर रहे हैं, अगर आप ध्यान दो ये जो ए पॉइंट पर फोर्स लग रहा है इसको कैसे घुमा रहा है क्लॉकवाइज में, तो मैं क्या लिखूंगा इधर, इस बी के अबाउट निकाल रहे हैं, फोर्स लग रहा है एफ इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो एफ डी हो जाएगा, प्लस लिखेंगे, फिर क्लॉकवाइज में लग रहा है, ठीक है। अब सी पॉइंट पे देखो फोर्स डाउनवर्ड में लग रहा है और इसको कैसे रोटेट कर रहा है क्लॉकवाइज में कर रहा है, तो ये भी पॉजिटिव लेंगे, सो एफ डी हो जाएगा हमारा 2FT, दिस इज द टॉर्क, करेक्ट, फ्रॉम दिस बी पॉइंट। अब ये सारे के सारे पॉइंट रॉड के अंदर ही थे, अगर कोई पॉइंट बाहर भी अगर आप लोगे, लेट्स सपोज मैंने एक पॉइंट ले लिया D और ये x डिस्टेंस पर आया हुआ है A से, तो इसके अबाउट भी अगर आप टॉर्क लोगे तो सेम ही रहेगा। देखो करके देख लेते हैं D के अबाउट भी, देखो टॉर्क अबाउट द D कैलकुलेट करते हैं, D पर है ना फोर्स इससे यहाँ पर लग रहा है और ये रोटेट कैसे करेगा रॉड को, करेक्ट, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और इसकी डिस्टेंस कितनी होगी 2D प्लस एक्स, तो मैं क्या इधर लिख सकता हूँ F 2D प्लस एक्स, ये डिस्टेंस हो गई। अब इसको देखो, ये इसको कैसे रोटेट करवा रहा है डी पॉइंट को, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, माइनस लगाना पड़ेगा, माइनस एफ एक्स, ये समझ में आ रहा है आपको, रॉड तो मासलेस है ये, इसे सॉल्व करो 2FD प्लस एफ एक्स माइनस एफ एक्स, प्लस एफ एक्स से माइनस एफ एक्स कैंसिल आउट, सो व्हाट वी हैव नाउ 2FD, तो टॉर्क अबाउट द डी पॉइंट इज व्हाट, इट इज 2FD, करेक्ट। डी पॉइंट के अबाउट अगर टॉर्क निकाला जाएगा तो वो आएगा हमारा 2FD। तो हमने यहाँ पर एक पॉइंट देखा कि अगर कपल लग रहा है किसी भी ऑब्जेक्ट पर, तो टॉर्क आप उस ऑब्जेक्ट का किसी भी पॉइंट के अबाउट निकालो, चाहे पॉइंट अंदर हो चाहे पॉइंट बाहर हो, जो हमारा टॉर्क रहेगा वो सेम ही रहेगा किसी भी पॉइंट के अबाउट। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे मैकेनिकल इक्विलिब्रियम के बारे में। सो व्हाट इज द मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, कब हम लोग बोलेंगे कि कोई सिस्टम मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में है, तो इसके लिए दो जरूरी कंडीशन है जो कि हमें याद रखना है कि मैकेनिकल इक्विलिब्रियम होने के लिए ट्रांसलेशनल एज वेल एज रोटेशनल इक्विलिब्रियम होना चाहिए। अब ट्रांसलेशनल कब होगी, जब उस पर नेट फोर्स जीरो लगेगा, तो बॉडी पर अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो बॉडी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में होगी, और रोटेशनल इक्विलिब्रियम में होने के लिए नेट एक्सटर्नल टॉर्क जीरो होना चाहिए। तो नेट फोर्स जीरो होगा तो वो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में होगी, और अगर नेट टॉर्क जीरो होगा तो वो रोटेशनल इक्विलिब्रियम में होगी हमारी। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई। तो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में होने के लिए इन दोनों कंडीशन का सेटिस्फाई होना जरूरी है, तभी हम बॉडी को बोलेंगे कि बॉडी ये मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में है। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी की बात करें तो व्हाट इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी हियर, सो सेंटर ऑफ ग्रेविटी की बात करते हैं। सो व्हाट इज द डेफिनेशन, द सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज द पॉइंट वेयर द एंटायर वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कंसंट्रेटेड। ये ऐसा पॉइंट है जहां पर टोटल वेट बॉडी का कंसंट्रेटेड होता है।
जैसे अगर सेंटर मास की बात करें तो सेंटर मास की डेफिनेशन हमने क्या पढ़ी थी, वो ऐसा पॉइंट है जहां पर टोटल मास बॉडी का कंसंट्रेटेड होता है। ये ऐसा पॉइंट है जहां पर टोटल वेट बॉडी का कंसंट्रेट होता है। अगर मान लो हमने एक ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है ऐसे स्पेस में जहां पर जी की वैल्यू सेम ही है, करेक्ट, तब उस केस में क्या होगा, बॉडी का जो सेंटर मास होगा और जो सेंटर ऑफ वेट होगा वो सेम जगह पर लाई करेगा, है ना। तो जैसे हम अप टू 20 किलोमीटर बात करें, सो अप टू 20 किलोमीटर जो जी की वैल्यू होती है वो कांस्टेंट ले लेते हैं हम लोग, कांस्टेंट मानते हैं क्योंकि ज़्यादा वेरिएशन नहीं होता, होता तो है बट ज़्यादा नहीं होता। तो हम लोग उसे अप्रोक्स 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कंसिडर करके काम कर लेते हैं, करेक्ट, अप टू द 20 किलोमीटर, ज़्यादा वेरिएशन देखने को नहीं मिलता। तो अगर जी हम लोग यूनिफॉर्म मान के चल रहे हैं, ज़्यादा वेरिएशन नहीं हो रहा, तो सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ वेट, सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी दोनों सेम जगह पर होंगे, करेक्ट। सेंटर ऑफ मास भी वही होगा जहां पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगी। आई होप आपको ये चीज क्लियर होगी, है ना। तो इसलिए अगर जी सेम है तो हम बॉडी को सेंटर ऑफ मास के अबाउट या सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अबाउट बैलेंस कर सकते हैं। बट अगर जी यूनिफॉर्म नहीं है, वो वेरी कर रहा है, सो सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक जगह पर नहीं होंगे। इसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि मान लो अर्थ की बात कर लेते हैं, है ना, अर्थ ले लेते हैं, ये अर्थ हो गया लेट सपोज। सो यहाँ पर एक बिल्डिंग है और बिल्डिंग की हाइट लेट सपोज बहुत ज्यादा है, इट इज वेरी लार्ज। जो बिल्डिंग है वो लेट सपोज मान लो 500 किलोमीटर की है, करेक्ट। अब हमें पता है जी तो कांस्टेंट है नहीं है ना, जी इज नॉट कांस्टेंट, इट इज वेरिंग। अप टू 20 किलोमीटर कांस्टेंट लिया जा सकता था, पर 500 किलोमीटर में तो बहुत वेरिएशन आएगा। नीचे की तरफ जी की वैल्यू ज्यादा होगी, है ना, और ऊपर की तरफ जी की वैल्यू कम होगी। तो सेंटर मास की बात करें तो वो तो सेंटर में रहेगा अगर ये बिल्डिंग यूनिफॉर्म कंसिडर की जाए तो, करेक्ट, सेंटर मास तो सेंटर में रहेगा। बट सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसका बॉटम साइड में शिफ्ट हो जाएगा क्योंकि जी की वैल्यू नीचे की तरफ ज्यादा होगी। अब जी का वेरिएशन हाइट के साथ में कैसे होता है कि हम ग्रेविटेशनल चैप्टर में डिस्कस करेंगे, करेक्ट, ऑलराइट। और ये भी देखेंगे कितनी हाइट तक कांस्टेंट रह सकता है, कितनी हाइट पर कितना वेरिएशन होता है इसमें, रोटेशन की वजह से क्या इफेक्ट होता है, हाइट की वजह से क्या होता है, डेप्थ की वजह से क्या होता है, ये डेप्थ में हम लोग ग्रेविटेशनल चैप्टर में पढ़ेंगे। तो अभी आपको ये समझना है कि नीचे की तरफ जी ज्यादा है, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे जी कम होगा। तो इस केस में जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो नीचे की तरफ रहेगा। तो देखो यहाँ पर सेम जगह पर लाई नहीं करे, तो सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी दोनों डिफरेंट डिफरेंट चीजें हैं। सेंटर ऑफ मास मास पर डिपेंड करता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी वेट पर डिपेंड करता है एंड जी पर डिपेंड करता है। अब एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम लोग। सो व्हाट इज द क्वेश्चन वी हैव, two forces of 20 Newton and 10 Newton are acting on the rod of length 10 meter as shown. Find the magnitude, direction and point of application of another force of the rod so that the body is in mechanical equilibrium. तो हमारे पास में एक रॉड है, इस डायरेक्शन से 10 न्यूटन लग रहा है और इधर से 20 न्यूटन लग रहा है, करेक्ट। हमें इसमें फाइंड आउट करना है कि हमें कितना फोर्स लगाना चाहिए, किस पोजीशन पर लगाना चाहिए कि ये हमारा सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहे। तो इक्विलिब्रियम में रहने के लिए, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में रहने के लिए दो कंडीशन होना जरूरी है, एक तो नेट फोर्स जीरो होना जरूरी है, दूसरा नेट टॉर्क का होना भी जरूरी है। तो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। अब नेट फोर्स देखो, अगर हम यहाँ पर ध्यान दें तो ये जो रॉड है इस पर जो फोर्स लग रहा है वो नीचे की तरफ से लग रहा है ना। तो उतने ही अमाउंट का फोर्स अगर ऊपर की तरफ से लग जाए तो नेट फोर्स जीरो हो जाएगा। तो आपको क्लियर हो रहा होगा। और ये हो गया हमारा लेट सपोज आर ए एंड ये हो गया आर बी। तो हमें ये तो समझ में आ गया कि एक एफ अमाउंट का फोर्स इन दोनों के समेशन के बराबर होना चाहिए, तभी नेट फोर्स जीरो होगा, जितना ऊपर से लगेगा उतना नीचे। तो एफ इक्वल टू क्या मैं लिख सकता हूँ 20 + 10, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, 30 न्यूटन हो जाएगा, ठीक है। तो नेट फोर्स तो जीरो कर दिया, अब टॉर्क के बारे में क्या, है ना, तो टॉर्क भी देखना पड़ेगा। तो टॉर्क देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो हम चाहते हैं नेट टॉर्क भी जीरो रहे, तो मैं टॉर्क अबाउट द ए पॉइंट फाइंड आउट करता हूँ, ठीक है। टॉर्क अबाउट द ए पॉइंट, अबाउट ए पॉइंट हम लोग फाइंड आउट करते हैं यहाँ पर, ठीक है, कर लेते हैं।
तो देखो नेट टॉर्क 0 होना चाहिए, तो अबाउट द ए पॉइंट भी 0 होना चाहिए, करेक्ट। तो क्या मैं इधर लिख सकता हूँ, टॉर्क अबाउट द ए इक्वल टू, सबसे पहले यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग। देखो ये 20 न्यूटन फोर्स इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा रहा है ना, और 10 मीटर डिस्टेंस पे लग रहा है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, -20 इंटू 10। एंड ये जो एफ फोर्स है वो इसको क्लॉकवाइज में घुमा रहा है ना, तो इसको मैं लिख सकता हूँ एफ, और ये डिस्टेंस कितनी है हमें नहीं पता, तो इसे एक्स अज्यूम कर लेते हैं, एफ एक्स। अब हमें पता है कि यहाँ पर नेट टॉर्क 0 होना चाहिए क्योंकि ये इक्विलिब्रियम में है, तो टॉर्क अबाउट ए भी 0 होना चाहिए, तो 0 इक्वल टू -200 प्लस एफ एक्स लिखा जा सकता है। तो एक्स हमें फाइंड आउट करना था, या 200 डिवाइड बाई एफ, पर एफ कितना है, 30 न्यूटन है, तो एक्स कितना हो गया, 20/3 और मीटर। इस पोजीशन पे हमें लगाना चाहिए, इस पोजीशन पर 20/3 मीटर पर हमें लगाना चाहिए, करेक्ट, और इतना फोर्स लगाना चाहिए 30 न्यूटन, तब जाके ये सिस्टम हमारा इक्विलिब्रियम में होगा। आई होप आपको ये क्लियर होगा। यहाँ पर मैकेनिकल इक्विलिब्रियम बोला गया है, तो नेट फोर्स एंड नेट टॉर्क दोनों को आपको देखना पड़ेगा। नाउ आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, a rod of weight W is supported by two parallel knife A's A and B and in equilibrium in a horizontal position. The knives are at distance D from each other. The center of mass of the rod is at distance X from A. The normal reaction on A is what? तो सबसे पहले फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, करेक्ट। एक रॉड है हमारे पास में, और उस रॉड का जो वेट है वो है W, करेक्ट, और इस वेट को, इस रॉड को हमने दो नाइफ से सपोर्ट किया गया है। तो एक नाइफ लेट सपोज यहाँ पर है और दूसरा नाइफ यहाँ पर है, ऐसे हमने इसको सपोर्ट किया है। दिस इज द ए पॉइंट एंड दिस इज द बी पॉइंट, इक्विलिब्रियम द हॉरिजॉन्टल पोजीशन, द नाइफ्स आर एट डिस्टेंस डी। अब इन दोनों नाइफ्स को हमने डी डिस्टेंस पर रखा हुआ है, करेक्ट, ऑलराइट, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज द सेंटर ऑफ मास, ये सेंटर मास हो जाएगा। A rod of weight W is supported by the two। अब देखो ये रॉड, ऐसा क्वेश्चन में कहीं नहीं बोला गया कि यूनिफॉर्म है। अगर आप क्वेश्चन को दोबारा से रीड करो, a rod of weight W is supported by two parallel knife A's A and B equilibrium the horizontal position. The knives are at distance D from each other. The center of mass of the rod is at distance X from the A, है ना। तो सेंटर ऑफ मास A से X डिस्टेंस पर आया हुआ है, ऐसा बोला गया है, ऐसा नहीं बोला गया है कि ये सेंटर में, करेक्ट। तो ये चीज हमें क्लियर हो रही है, ठीक है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है नॉर्मल रिएक्शन ऑन ए, ये है हमारा ए। तो यहाँ पर जो रिएक्शन फोर्स है वो आर ए है, और यहाँ पर जो रिएक्शन फोर्स है वो आर बी है, ऑलराइट, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर, मुझे रिएक्शन एट ए फाइंड आउट करना है, तो मैं यहाँ पर टॉर्क अबाउट द बी लिख दूंगा, मोमेंट अबाउट द बी ले सकता हूँ मैं, करेक्ट। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा अबाउट बी पॉइंट, ठीक है, ये क्लियर है। अबाउट बी पॉइंट करते हैं, देखो बी पॉइंट पर फिंगर रखो। अब ये फोर्स कैसे लग रहा है, आर ए ऊपर की तरफ, और इसको कैसे घुमा रहा है, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज को मैंने क्या लिया था, पॉजिटिव, तो क्या मैं लिख सकता हूँ आर ए इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जो कि डी है ना, ठीक है। अब उसके बाद में यहाँ पर ये सेंटर मास है, तो यहाँ पर टोटल वेट कंसंट्रेटेड होगा। अगर जी यूनिफॉर्म है तो सेंटर मास एंड सेंटर वेट एट की जगह पर लाई करेंगे, है ना, और हम यहाँ पर मान के चल रहे हैं जी हमारा सेम ही है अभी, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस डी है, ये एक्स है, तो ये क्या डी माइनस एक्स नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए डी माइनस एक्स। तो आर ए इंटू डी कर देंगे, माइनस डब्ल्यू डी माइनस एक्स कर देंगे, करेक्ट। तो हमें टॉर्क अबाउट द बी पॉइंट मिल जाएगा। अब क्योंकि करेक्ट ये इक्विलिब्रियम में है, तो फिर नेट टॉर्क 0 रहना चाहिए बी के अबाउट भी, तो मैं इक्वल टू 0 भी लिख सकता हूँ, है ना। इक्विलिब्रियम में तो नेट टॉर्क तो 0 रहना चाहिए ना, तो हर पॉइंट के अबाउट 0 रहना चाहिए, बी के अबाउट भी 0 होना चाहिए। अब मुझे फाइंड आउट करना था आर ए, तो आर इक्वल टू क्या मिलेगा, डब्ल्यू डी माइनस एक्स डिवाइडेड बाई टी, दिस इज द आंसर।
तो ये हमारा आंसर होगा डब्ल्यू डी माइनस एक्स बाई डी। तो दिस इज द रिएक्शन अबाउट द ए पॉइंट। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द टॉर्क एक्टिंग ऑन द बॉडी रोटेटिंग विद द कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन। सो यहाँ पर हमें ड्राइव करनी है एक्सप्रेशन टॉर्क के लिए, और जो बॉडी है हमारी रोटेट कर रही है कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन से। तो कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन से बॉडी को रोटेट करवाना है और उसका टॉर्क हमें लिखना है कितना होना चाहिए, उसकी एक्सप्रेशन ड्राइव करनी है। ऑलराइट, सो करते हैं हम लोग। एक बॉडी ले लेते हैं आर्बिट्री शेप की। चलो एक बॉडी ले लेते हैं आर्बिट्री शेप की। एक बॉडी हो गई और लेट्स सपोज इसको इस पॉइंट के अबाउट हिंज कर दिया हमने। अब इस बॉडी में बहुत सारे पार्टिकल होंगे, तो कोई मैं 3-4 पार्टिकल ले लेता हूँ, है ना, n पार्टिकल ले लेता हूँ। ये m1 हो जाएगा और इसकी पोजीशन क्या होगी यहाँ से यहाँ तक, वो हो जाएगी हमारी r1। ठीक है, सेकेंड पार्टिकल ले लेता हूँ m2, क्योंकि इसमें तो n नंबर ऑफ पार्टिकल है ना, और इसकी पोजीशन हो जाएगी r2। ये है हमारा हिंज पॉइंट। ठीक है, एक और पार्टिकल ले लेता हूँ n नंबर पार्टिकल, जिसका मास है mn एंड पोजीशन है rn। बोलो ये क्लियर है सभी को? ठीक है, अब बॉडी यहाँ पर कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन से घूम रही है, करेक्ट, अल्फा, और उसकी एंगुलर वेलोसिटी है यहाँ पर ओमेगा। बोलो ये चीज क्लियर है सभी को? अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, देखो अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, देखो मुझे क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ पर मुझे टॉर्क की एक्सप्रेशन फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो मैं एक काम कर सकता हूँ, मैं अभी n पार्टिकल ना लेते हुए, ठीक है, चलो n ले लिए मैंने। अब एक ही पार्टिकल को पहले हम लोग ऑब्जर्व कर लेते हैं कि उसमें हो क्या रहा है। ठीक है, तो अगर एक पार्टिकल को ऑब्जर्व करें, ठीक है, m1 वाले पार्टिकल को, तो यहाँ पर जो बॉडी है वो अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन से घूम रही है, जो कि कांस्टेंट है। अब फोर्स के यहाँ पर दो कंपोनेंट बनेंगे, एक कंपोनेंट ऐसे बनेगा फोर्स का, या बोले एक्सेलरेशन का, ये होगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और ये होगा रेडियल एक्सेलरेशन, है ना। अगर मैं एक्सेलरेशन की बात करूं तो दो है हमारे पास में, AT और AR। m1 की बात कर रहे हैं, जैसे m1 पार्टिकल है यहाँ पर ऐसे घूम रहा है सेंटर के अबाउट, है ना, तो इस पॉइंट के बाद दो एक्सेलरेशन होंगे, टेंजेंशियल और रेडियल, है ना। अगर आप सोच के देखो टॉर्क के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, अगर मैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को मास से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे टेंजेंशियल फोर्स मिल जाएगा, है ना। जब मास से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे टेंजेंशियल फोर्स मिल गया, और ये मुझे मिल जाएगा रेडियल फोर्स। ये समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, अब आप खुद सोच कर देखो कौन सा वाला फोर्स रिस्पॉन्सिबल होगा बॉडी को रोटेट करने के लिए, रेडियल या टेंजेंशियल। टॉर्क के लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल होगा? तो टॉर्क में हम फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं, और जो परपेंडिकुलर फोर्स होगा वही रिस्पॉन्सिबल होगा, करेक्ट। सो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, मैं पूरी बॉडी का टॉर्क लिखूंगा, तो टॉर्क लिखूंगा यहाँ पर, है ना, जो फर्स्ट पार्टिकल है उसका टॉर्क लिखूंगा, करेक्ट, और कहां से लिखूंगा, हिंज पॉइंट से। तो मैं क्या लिख सकता हूं उसके लिए, मैं लिख सकता हूं यहाँ पर टेंजेंशियल फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, टेंजेंशियल फोर्स इनटू r। बोलो ये लिखा जा सकता है? ऐसे सेकंड पार्टिकल के लिए टॉर्क लिखूंगा Ft2r2, और ये टॉर्क हम लोग हिंज पॉइंट के अबाउट लिख रहे हैं यहाँ पर, करेक्ट, प्लस nth पार्टिकल के लिए मैं लिखूंगा Ftn Rn। बोलो ये क्लियर है सभी को? अब Ftn को हम लोग क्या लिख सकते हैं, है ना, Ft को क्या लिख सकते हैं, ये तो हमारा टेंजेंशियल फोर्स है, तो इसको क्या मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर m1, करेक्ट, AT1 R1 प्लस m2 AT2 R2, और इसको मैं लिख सकता हूँ mn ATN Rn। बोलो ये क्लियर है सभी को? ऑलराइट, अब क्या करें, देखो हमें ये पता है यहाँ पर जो इसका एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ A = अल्फा r, है ना। तो अल्फ
मैं ए को अल्फा आर लिख सकता हूँ, अल्फा तो सभी का सेम है, तो मैं इसको थोड़ा सा और ब्रेक करता हूँ, ए को लिख देता हूँ अल्फा आर वन और एक आर वन पहले से, तो अल्फा आर वन स्क्वायर हो जाएगा, एम टू अल्फा आर टू हो जाएगा। ये समझ में आ रहा है सभी को? और ये एम एन अल्फा आर एन स्क्वायर हो जाएगा। अब इसमें से मैं अल्फा को बाहर ले लेता हूँ, कॉमन सभी में है, ये हो जाएगा एम वन आर वन स्क्वायर, एम टू आर टू स्क्वायर, एम एन आर एन स्क्वायर। ऑलराइट, अब ये एम वन आर वन स्क्वायर क्या है? ये एक पार्टिकल था, हिंज पॉइंट से आर डिस्टेंस पर घूम रहा है, तो ये क्या होगा? एम आर स्क्वायर, इट इज द इनर्शिया ऑफ दिस एम वन पार्टिकल। तो ऐसे इसमें एन नंबर ऑफ पार्टिकल है, सभी को ऐड करेंगे, सभी पार्टिकल का इनर्शिया, तो क्या मुझे पूरे सिस्टम का इनर्शिया मिल जाएगा ऐड करने पर? स्केलर क्वांटिटी है, तो मैं क्या इसको आई अल्फा लिख सकता हूँ, और ये जो आई निकाला है, इनर्शिया जो कैलकुलेट कर रहे हैं, कहाँ से कर रहे हैं? हिंज पॉइंट से, मतलब यहाँ से रोटेट हो रही है ना? तो ये मुझे मिल गया टॉर्क का फॉर्मूला, टॉर्क इक्वल टू व्हाट? इट इज द आई अल्फा। और यहाँ पर जो हमें इनर्शिया लेना है वो कहाँ से लेना है? हिंज पॉइंट से लेना है, तो इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। तो अगर कोई बॉडी रोटेट कर रही है कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन से, तो उसका टॉर्क लिखा जा सकता है आई अल्फा, और उसमें जो आई होगा वो होगा जिस पॉइंट से बॉडी को हिंज किया गया है, जिस पॉइंट से बॉडी रोटेट कर रही है, उस पॉइंट के अबाउट उस बॉडी का इनर्शिया हमें लेना होगा। करेक्ट? सो आई होप आपको ये क्लियर होगी, ये डेरिवेशन क्लियर हो गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका एप्लीकेशन, देखते हैं क्या कैसे यूज कर सकते हैं, कहाँ कहाँ यूज होगी, किस टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं। चलो तो देखते हैं इसको, एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास में यहाँ पर, व्हाट इज द टेंजेंशियल एंड रेडियल एक्सेलरेशन ऑफ द पॉइंट ए एंड बी एट टी टाइम। हमें टी टाइम पर यहाँ पर फाइंड आउट करना है टेंजेंशियल एंड रेडियल एक्सेलरेशन, हमें टी टाइम पर टेंजेंशियल एंड रेडियल एक्सेलरेशन यहाँ पर फाइंड आउट करना है। सो लेट्स सपोज टी टाइम पर ये कुछ थीटा एंगल बनाएगी, तो ये रॉड हो गई हमारी, और किसी टी टाइम पर ये थीटा एंगल बना रही होगी। इसी टाइम पर हमें फाइंड आउट करना है रेडियल एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ये जो ए पॉइंट है ये हमारा सेंट्रोमास, तो ए पॉइंट सेंटर में, ये यहाँ से यहाँ तक जाएगा और ये सेंट्रोमास है, और बी पॉइंट जाएगा हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक। आई होप आपको ये चीज क्लियर हुई होगी। ठीक है, तो वो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, तो ये हो जाएगा हमारा ए डैश और ये हो जाएगा हमारा बी डैश। करेक्ट? तो ये आ गया सेंटर मास यहाँ पर। अब ये सेंटर में, तो ये डिस्टेंस डेफिनेटली एल बाई टू ही होगी, है ना? अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है इसमें? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के लिए मुझे अल्फा की जरूरत होगी। अब अल्फा कैसे निकाल सकता हूं मैं? देखो, टॉर्क का मुझे एक फॉर्मूला पता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, तो जब ये ए डैश पर है तो कितना ग्रेविटेशनल फोर्स इस पर लग रहा होगा? एम जी डाउनवर्ड में, और ये होगी इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये एल बाई टू ए थीटा है, तो ये क्या एल बाई टू कॉस थीटा नहीं होगा? बिल्कुल होगा, एल बाई टू कॉस थीटा। ठीक है, तो ये डिस्टेंस हो जाएगी हमारी एल बाई टू कॉस थीटा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं टॉर्क एम जी, फोर्स हो गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस है एल बाई टू कॉस थीटा। बोलो ये चीज क्लियर है सभी को? तो ये हमारा टॉर्क हो गया। अब क्या करें? टॉर्क आ गया, ठीक है, अब क्या करें? देखो अब क्या करोगे, दूसरा फॉर्मूला और पता है, आई अल्फा वाला, इनर्शिया अबाउट द हिंज पॉइंट इनटू अल्फा। सो व्हाट इज द आई एच? देखो, एक रॉड का इनर्शिया अगर एंड पॉइंट के अबाउट लिखो तो एम एल स्क्वायर बाई थ्री होगा। सही है, लेंथ दे ले तो एम एल स्क्वायर बाई थ्री into alpha. This is equation number 1 and this is equation number 2. तो यह इन दोनों इक्वेशन का यूज करेंगे, so we can write down here mg l by 2 cos theta equal to ml square divided by 3 into alpha. करेक्ट? तो अब यहाँ पर m से m कैंसिल आउट हो जाएगा, एक l से एक l कैंसिल आउट हो जाएगा। सो व्हाट वी हैव अल्फा हियर, अल्फा हमारे पास में क्या होगा? तो अल्फा हमारे पास में होगा यहाँ पर 3g cos थीटा डिवाइडेड बाय 12, दिस इज अल्फा वैल्यू। तो ये मेरे पास एंगुलर एक्सेलरेशन आ गया। अब ये फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अगर एक हॉरिजॉन्टल रॉड है और हमें किसी भी एंगल पर पूछा जाए कि इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, करेक्ट, लेट्स सपोज मुझे पूछा जाए 30 डिग्री पर क्या होगा, तो मैं यहाँ पर 30 रख दूंगा, 45 पे पूछा 40 रख दूंगा,
अगर 0 पे पूछा जाता है कि जब जस्ट इसे रिलीज ही किया गया, ऐसे रॉड है, जब इसे छोड़ा ही गया है, जस्ट छोड़ा गया है, उस टाइम पर क्या है, तो उस टाइम पर जो थीटा की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, है ना। कॉस 0 की वैल्यू 1 होगी, तो 3g/2l मिल जाएगा। तो जैसे ही रॉड को रिलीज करूंगा उस टाइम पर एक्सेलरेशन क्या है, 3g/2l, करेक्ट। जब 45 डिग्री बना रही तब पूछेंगे तो थीटा इक्वल टू 45 रख देंगे। ऑलराइट, आपको समझ में आ रहा है। अल्फा यहां से कैसे फाइंड आउट करेंगे किसी भी एंगल पर। चलो ये तो हमें क्लियर हो चुका है, अब आगे बढ़ते हैं। हमें क्वेश्चन में पूछा गया था टेंजेंशियल क्या होगा, ठीक है, टेंजेंशियल पूछा गया था। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अगर मैं ए पॉइंट पर लिखूं तो क्या होगा, और कहां से देख रहे हैं हम लोग, इस पॉइंट से, हिंज पॉइंट से। तो मैं लिखूंगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एट द ए पॉइंट इज व्हाट, इट इज अल्फा इनटू आर ए, है ना, अल्फा इनटू आर ए। So what is the alpha here? It is 3g cos theta by 2l. What is the RA? RA कितना होगा, l/2 cos theta। सही है, नहीं ए पॉइंट की देख रहे हैं ना, तो वो तो एल ही डिस्टेंस पर, तो एल से मल्टीप्लाई करेंगे ना। RA क्या होता है, जिस पॉइंट पे निकाल रहे हो उसकी डिस्टेंस होगी ना, तो वो तो सिर्फ एल ही होगी। अब एल से एल को कैंसिल आउट भी कर दो, तो बचा क्या, 3g cos theta by 2। This is the tangential acceleration at the A point when it is making theta angle। अब अगर मुझे बी पॉइंट पर पूछा जाए तो क्या मैं बी पर बता सकता हूँ, बिल्कुल बता सकता हूँ बी पर भी। वो जगह अल्फा इंटू आर बी, अल्फा की वैल्यू कितनी है, अल्फा की वैल्यू है 3g cos थीटा बाई 2l, एंड आर बी कितना होगा, वो हो जाएगा एल। तो यहाँ पर एल से एल कैंसिल आउट होगा, सो वी विल गेट हियर 3g cos थीटा बाई 2। दिस इज द टेंजेंशियल एक्सीलरेशन एट बी पॉइंट। ये बी पॉइंट पर हमारा टेंजेंशियल एक्सीलरेशन होगा, करेक्ट। और जो भी एंगल पे पूछा गया है बस एंगल की वैल्यू रखो एंड यू विल गेट द आंसर। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। अब एक क्वेश्चन और करेंगे हम लोग, देखते हैं इस क्वेश्चन को। A rod of mass m and length l is hinged in the vertical plane at an angle of 37 degree with the horizontal as shown in the figure. If it is released under the gravity, find out the alpha of the rod at the instant. B. Find the hinge force at the instant it is released। तो इसमें दो क्वेश्चन हमें पूछे गए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपके लिए फिगर ड्रॉ कर देता हूं। अच्छा, इसमें एक चीज और करनी होगी हमें, इसी बैक चलते हैं हम लोग, क्योंकि हमें रेडियल भी तो पूछा है। अभी तो हमने सिर्फ टेंजेंशियल फाइंड आउट किया है, रेडियल तो किया ही नहीं है, रेडियल भी तो निकालना पड़ेगा। तो रेडियल और फाइंड आउट कर लेते हैं, फिर उस क्वेश्चन पर चलेंगे हम लोग। तो देखो रेडियल हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो रेडियल के लिए मैं एक काम कर सकता हूँ। क्या कर सकता हूँ मैं, रॉड हमारी इस टाइप की हॉरिजॉन्टल में, ठीक है, रेडियल हमें फाइंड आउट करना है इसमें। सो रेडियल के लिए मैं काम करता हूँ, सबसे पहले रॉड को ड्रॉ कर लेता हूँ। तो ये रॉड हो गई, ठीक है, यहाँ से हिंज है, ये भी ठीक है। अब इसको हम लोग लेके जाते हैं किसी थीटा एंगल पर, ये आ गई थीटा एंगल पर, ठीक है। तो ये हो गया इसका सेंटर मास वाला पॉइंट ए, ये हो गया बी, ये आया यहाँ से लेकर यहाँ तक, और ये पॉइंट आया यहाँ से यहाँ पर, ठीक है। ऑल राइट, तो ये हो गया हमारा ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, और ये हो गया ओ हिंज पॉइंट। ये यहाँ से यहाँ तक आया ए डैश, और ये यहाँ से आया बी डैश, ये एंगल हो गया थीटा, ठीक है। यहाँ तक सब कुछ सही है। अब क्या करेंगे, देखो ये पॉइंट यहाँ से यहाँ तक आया, ये एंगल थीटा है हमारा। हमें क्या फाइंड आउट करना है, रेडियल एक्सेलरेशन, सही है। तो इसके लिए हम लोग यूज करेंगे, करेक्ट, यू इनिशियल प्लस के इनिशियल इक्वल टू यू फाइनल प्लस के फाइनल। जो इसकी मैकेनिकल एनर्जी है
वो कंजर्व रहेगी, क्योंकि यहाँ पर जो वर्क डन हो रहा है वो सिर्फ ग्रेविटेशनल के थ्रू हो रहा है। तो यहाँ पर हम लोग मान के चलेंगे मैकेनिकल एनर्जी हमारी कंजर्व रहेगी, क्योंकि वर्क डन ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स हो रहा है यहाँ पर। तो इनिशियल जो टोटल एनर्जी होगी वो फाइनल टोटल एनर्जी के बराबर होनी चाहिए। ठीक है, ये हमें पता है। अब मैं इसमें एक रेफरेंस लाइन भी ले लेता हूँ। दिस इज माय रेफरेंस लाइन। ठीक है, ये मेरी रेफरेंस लाइन हो जाएगी। करेक्ट। अब इनिशियल लिखो, पोटेंशियल एनर्जी। अब रॉड इसी पे तो लाई कर रही है, तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी। जब छोड़ी गई है तो काइनेटिक एनर्जी भी जीरो होगी। फाइनल क्या होगी जब यहाँ पर से यहाँ तक आई? तो यहाँ पर देखो सेंटर मास कितना नीचे गया, ये देखो, है ना? ये हो जाएगा हमारा L/2। सही है। तो ये डिस्टेंस कितनी होगी यहाँ से लेकर यहाँ तक? L/2 साइन थीटा। तो जो डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंट्रल मास हुआ है वो L/2 साइन थीटा हुआ है ना? तो जो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी होगी उसे हम क्या लिखेंगे? -mg L/2 साइन थीटा। माइनस क्यों लगाया? क्योंकि यहाँ पर सेंट्रल मास जो है वो L/2 साइन थीटा जितना नीचे गया है। नीचे गया तो नेगेटिव लगा लिया, अगर ऊपर जाता तो प्लस लगा लेते हैं। फाइनल काइनेटिक एनर्जी को मैं लिख सकता हूँ हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। करेक्ट, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। इस रॉड का इनर्शिया देखो, रॉड का इनर्शिया क्या होगा हमारा? इट इज मास इसका m है तो ml²/3 लिख सकते हैं, है ना? एंड पॉइंट के अबाउट ही तो रोटेट कर रही है। जब भी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी लिखते हैं तो जो इनर्शिया लेते हैं वो हिंज पॉइंट के अबाउट लेते हैं, ये तो मैंने आपको बताया था, है ना? और वो ml²/3 होगा। सारी चीजें हमें पता है, हमें ओमेगा फाइंड आउट करना है। तो हम इसको लिख सकते हैं mg L/2 साइन थीटा इक्वल टू हाफ आई की वैल्यू होगी ml²/3 ओमेगा स्क्वायर। करेक्ट। अब इसमें क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है? m से m कैंसिल आउट होगा, एक l से एक l कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 2 को कैंसिल आउट कर दो। करेक्ट। सो क्या बनेगा हमारे पास में? हमारे पास में आ जाएगा यहाँ पर m से m गया, l से l गया, 2 से 2 गया। तो हमारे पास में आ जाएगा एक l बच रहा है, ओमेगा स्क्वायर बच रहा है इधर, और एक 3 बच रहा है। और इस साइड में क्या क्या बच रहा है देखो, g और साइन थीटा। सही है, ये दोनों बच्चे हैं। तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? 3g साइन थीटा बाय एल। तो ओमेगा की वैल्यू होगी √3g साइन थीटा बाय एल। दिस इज द ओमेगा वैल्यू। तो ओमेगा हमारा आएगा √3g साइन थीटा बाय एल। आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। तो ये मेरी एंगुलर वेलोसिटी है किसी भी थीटा एंगल पर। अब जैसे मुझे पूछा जाए कि 30 डिग्री पर क्या होगा, तो मैं साइन की वैल्यू 30 रख दूंगा। अगर मुझसे पूछा गया जस्ट रिलीज एंगुलर वेलोसिटी क्या है, तो इस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं। मैं यहाँ पर थीटा की वैल्यू 0 रखूंगा, साइन 0 0 होता है, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी 0 हो गई, और 30 डिग्री पर निकाला 30 रख दूंगा। करेक्ट। तो एंगुलर वेलोसिटी मुझे मिल चुकी है, करेक्ट, किसी एक पर्टिकुलर एंगल पर। ठीक है। और सभी पॉइंट की एंगुलर वेलोसिटी उस पर्टिकुलर एंगल पर सेम होगी, ये भी आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि उनका सभी का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सेम ही हुआ है इसलिए। तो एंगुलर वेलोसिटी तो समझ में आ गई। अब हमें निकालना रेडियल एक्सेलरेशन। तो रेडियल एक्सेलरेशन की भी बात कर लेते हैं हम लोग। मुझे फाइंड आउट करना रेडियल एक्सेलरेशन एट ए पॉइंट। करेक्ट, रेडियल एक्सेलरेशन एट ए पॉइंट। तो मैं क्या करूंगा? मुझे पता रेडियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला था ओमेगा स्क्वायर आर, है ना? ए पे निकालना है तो ये हो जाएगा आर ए। अब ओमेगा मेरा कितना है, अब ये भी मैंने फाइंड आउट किया, है ना? ओमेगा है √3g साइन थीटा बाय एल। स्क्वायर करूंगा तो 3g साइन थीटा बाय एल हो जाएगा। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 3g साइन थीटा बाय एल? और आर ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? इट इज L/2। सही है, एल से एल गया, सो ये हो जाएगा हमारा 3g साइन थीटा बाय 2। दिस इज द रेडियल एक्सेलरेशन। करेक्ट, ये होगा रेडियल एक्सेलरेशन हमारा। आई होप आपको ये चीज भी क्लियर हो गई होगी। अब ऐसे मैं बी पर भी निकाल सकता हूँ, ओमेगा स्क्वायर आर बी कर दूंगा, आर बी की वैल्यू आर ले लूंगा, है ना? तो मुझे बी पॉइंट पर भी इनर्शिया, बी पॉइंट पर भी रेडियल एक्सेलरेशन मिल जाएगा। सो रेडियल एक्सेलरेशन एट बी पॉइंट में लिख सकता हूँ ओमेगा स्क्वायर आर बी। सो व्हाट इज द ओमेगा वैल्यू? ओमेगा है हमारे पास में 3g
साइन थीटा डिवाइडेड बाय एल एंड आर बी की वैल्यू है एल, एल से एल गया, सो इट इज 3g साइन थीटा, दिस इज द ए आर बी वैल्यू, करेक्ट, ये मिल जाएगी हमें 3g साइन थीटा। चलो ये दोनों चीजें अब हमने निकालने सीख लिया। हमने सीख लिया कि टेंजेंशियल एक्सीलरेशन कैसे निकालना। जब भी टेंजेंशियल एक्सीलरेशन फाइंड आउट करना होगा तो हम टॉर्क की इक्वेशन का यूज करेंगे, टॉर्क इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस एंड टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा, इनका यूज करेंगे। और जब हमें रेडियल एक्सीलरेशन फाइंड आउट करना होगा या एंगुलर वेलोसिटी पूछा गया होगा तो यहाँ पर हम लोग मैकेनिकल एनर्जी का यूज करेंगे, करेक्ट, क्योंकि यहाँ पर मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगी अगर वर्क डन ओनली ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स हो रहा है तो। अब एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, इसी कॉन्सेप्ट पे बेस है, करेक्ट, सिंपल सा क्वेश्चन है। अ रॉड ऑफ मास m and length l is hinged in the vertical plane at an angle of 37 डिग्री with the horizontal as shown in the figure, करेक्ट। तो इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, एक रॉड है और ये रॉड 37 डिग्री का एंगल बनाती है, ठीक है, जैसे क्वेश्चन में बोला गया 37 का एंगल बनाती है, ठीक है। ये हो गया इसका सेंटर मास, सेंटर से यहां से ले लेते हैं, ठीक है। तो ये ए पॉइंट है, ए पॉइंट है गया यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये हो गया हमारा ए डैश, ये हो गया बी पॉइंट, बी पॉइंट यहाँ से लेकर गया यहाँ पर, और ये हो गया बी डैश, और ये एंगल है थीटा, और थीटा अभी हो रहा है हमारा 37 डिग्री, ठीक है। ये सारी चीजें हमें क्लियर है। तो सबसे पहले उसने बोला है फाइंड आउट अल्फा ऑफ द रॉड एट द इंस्टेंट, जब ये 37 डिग्री एंगल बनाएगा उस टाइम पर क्या होगा अल्फा की वैल्यू। तो क्या अभी अभी हमने इसका ड्राइव नहीं किया हमने कि एंगुलर एक्सेलरेशन थीटा एंगल पर क्या होगा, 3g cos थीटा बाय 12, तो इसी फॉर्मूले का मैं यूज कर लूंगा, 3g cos थीटा बाय 12। बोलो ये चीज क्लियर हो रही है सभी को, 3g बाय, करेक्ट, बोलो ये चीज क्लियर है सभी को। तो 3g cos थीटा बाय 12 हम लोग लिख लेंगे, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है, इसको अच्छे से लिख देता हूं मैं, 3g cos थीटा बाय 12, ऑलराइट, ये अल्फा की वैल्यू हो गई। अब क्या करें, देखो हमें पूछा गया था 37 पर, तो रख दो वैल्यू 3g बाय 12 एंड cos 37, सही है। cos 37 की वैल्यू कितनी होती है हमारी, बोलो, cos 37 कितना होता है, इट इज 4/5, सही है, 3g बाय 12 इंटू 4/5, तो ये हो जाएगा 2 गया 6g बाय 5 है, दिस इज अल्फा वैल्यू। सो एंगुलर एक्सीलरेशन हमारा कितना होगा 5g 6g बाय 5 है, करेक्ट। ये आ गई हमारी अल्फा की वैल्यू, यूनिट हो जाएगी रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, है ना, एंगुलर एक्सीलरेशन की ऐसा यूनिट। चलो एक काम तो हमने कर लिया, ये वाला पार्ट तो बहुत इजी था, जस्ट फॉर्मूला लगाया आंसर आ गया। सो अब हम लोग डिस्कस करते हैं सेकंड पार्ट इसका, फाइंड दी हिंज फोर्स एट द इंस्टेंट इट इज रिलीज, करेक्ट। तो हमें हिंज फोर्स फाइंड आउट करना है। सो मैं इसको कॉपी कर लेता हूं यहाँ पर, ऑलराइट। सो हिंज फोर्स फाइंड आउट हमें करना है, ये हो गया सेंटर मास, यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा mg, ये एंगल हो गया थीटा, सो ये हो जाएगा, दिस एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, तो ये mg cos थीटा होगा, और ये हो जाएगा mg sin थीटा, करेक्ट। ये हो जाएगा हमारा mg sin थीटा, ठीक है, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। अब ये है हमारी, देखो मुझे क्या फाइंड आउट करना है, इसमें नॉर्मल फोर्स फाइंड आउट करना है, करेक्ट। जब रॉड यहाँ पर 37 डिग्री एंगल बनाएगी, जब रॉड 37 एंगल डिग्री बनाएगी तो एक तो यहाँ पर रेडियल एक्सीलरेशन होगा, यहाँ पर टेंजेंशियल एक्सीलरेशन होगा, तो वो भी मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट कर देता हूँ, इस डायरेक्शन में लग रहा है रेडियल एक्सीलरेशन, और यहाँ पर है हमारा टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, ये दोनों एक्सीलरेशन यहाँ पर
प्रेजेंट है, रेडियल एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ये हमारा हिंज पॉइंट। करेक्ट। तो यहां पर हम लोग ले लेंगे n1 परपेंडिकुलर टू दी टेंजेंशियल लेना है, और रेडियल के डायरेक्शन में n2 लेंगे। तो ये हमारे n1 और n2 हो गए नॉर्मल फोर्स। हमें एक्चुअली में यहाँ पर फाइंड आउट करना है नॉर्मल फोर्स, रिजल्टेंट हमें फाइंड आउट करना है, लेकिन हमने इसे दो कंपोनेंट में डिवाइड कर लिया। करेक्ट। ये हो गया हमारा n2। तो जो रिजल्टेंट हमें फाइंड आउट करना है वो है अंडर रूट n1 स्क्वायर प्लस n2 स्क्वायर। हमने दो कंपोनेंट में उसे ब्रेक कर दिया और हमें ये फाइंड आउट यहाँ पर करना है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब क्या करें, देखो इस डायरेक्शन में अगर मैं बात करूं, नीचे की तरफ लग रहा है mg cos थीटा और यहां पर लग रहा है n1 mg cos थीटा माइनस n1 इक्वल टू मास ऑफ द रॉड, करेक्ट, इनटू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, mg cos थीटा माइनस n1 इक्वल टू m80। ठीक है, ये भी क्लियर है हमको। अब मुझे n1 चाहिए, तो क्या मैं n1 इक्वल टू लिख सकता हूं mg cos थीटा माइनस m80? बिल्कुल लिख सकते हैं, है ना। n1 इक्वल टू mg cos थीटा माइनस m80। एंगल कितना है, 37 डिग्री है, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा mg cos 37 माइनस m80। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होगा, बैक चलते हैं, देखते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या निकाला है। तो यहाँ पर L/2 होगा, करेक्ट, L/2 से ऐसे करेंगे तो यह 3g cos थीटा, 3g cos थीटा बाय 4। ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एट द ए पॉइंट है, 3g cos थीटा बाय 4। तो ये 3g cos थीटा बाय 4 ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, वो वैल्यू यहाँ पर रख लेंगे और ये थीटा की जगह पर रख लेते हैं 37। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब cos 37 की वैल्यू 4/5, सो 4mg/5 माइनस, उसके बाद में cos 37 की वैल्यू फिर से 4/5, करेक्ट, 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा मेरा 3mg/5, करेक्ट। cos 37 4/5, तो नीचे 5 रहेगा, तो ये मुझे मिल रहा है। अब इसका एलसीएम लो, एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, देखो ये हो गया n1, n1 इक्वल टू आ जाएगा 4mg माइनस 3mg, तो ये जाएगा mg/5। दिस इज द नॉर्मल रिएक्शन, सो n1 आ जाएगा हमारे पास में mg/5। ऑलराइट, अब n2 की भी बात कर लेते हैं। n2 कितना होगा, देखो n2 कितना होगा, ये लग रहा है इधर की डायरेक्शन में n2, करेक्ट, और ये हमारा mg sin थीटा। अब यहाँ पर जो mg sin थीटा होगा वो n2 के बराबर होगा। यहाँ पर हम ऐसे नहीं लिखेंगे n2 माइनस mg sin थीटा इक्वल टू mar। अगर आप ऐसे सोच रहे तो ये रॉन्ग है, ऐसे नहीं लिखना हमें। ये एक्चुअली में यहाँ पर कोई भी रेडियल एक्सेलरेशन तो हो नहीं रहा है, यहाँ पर कोई डिस्प्लेसमेंट है ही नहीं है अलोंग द हिंज इस डायरेक्शन में। यहाँ तो देखने को मिल रहा था बट यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पर जितना भी mg sin थीटा वो n2 के बराबर होगा, नॉर्मल फोर्स के बराबर होगा। तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली लिखूंगा n2 इक्वल टू mg sin थीटा। ठीक है, ये भी हमें क्लियर हो चुका है। तो n1 आ गया mg/5, n2 है mg sin थीटा, mg sin थीटा की वैल्यू क्या होगी 3/5, ये आ गया। अब रिजल्टेंट फाइंड आउट कर लेते हैं इसका, यहाँ पर ही कर लेते हैं। तो रॉन्ग ही इक्वेशन, ये आपको यूज नहीं करनी है ना। अब यहाँ पर n इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट n1 स्क्वायर प्लस n2 स्क्वायर। सो व्हाट इज द n1 हियर, n1 कितना होगा mg/5 स्क्वायर प्लस n2 3mg/5 स्क्वायर। बोलो ये चीज क्लियर है सभी को। अब आप इसको सॉल्व करोगे एंड सॉल्व करने के बाद में इसका आंसर आपको मिल जाएगा। तो आई होप आपको ये चीज क्लियर होगी कैसे हमें नेट नॉर्मल फोर्स यहाँ पर फाइंड आउट करना है।
मतलब नेट रिएक्शन फोर्स कैसे फाइंड आउट करना है। तो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद में आंसर आ जाएगा। अब एक और क्वेश्चन हम लोग करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द डिस्क व्हेन पॉइंट मास रीचेस द बॉटम। करेक्ट। तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या हो रहा है, पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। जैसे कि मान लो एक डिस्क है मेरे पास में, कुछ ऐसे है। अब डिस्क को सेंटर मास से हिंज नहीं किया गया है, यहाँ से हिंज किया गया है, मतलब इसके अबाउट वो रोटेट कर सकती है ऐसे। तो पॉइंट मास यहाँ पर रखा हुआ है, ये डिस्क है, ऐसे हिंज है। तो जैसे हम इसे छोड़ेंगे ये ऊपर से नीचे आ जाएगी ऐसे। करेक्ट। तो जब ये नीचे पहुंचेगी तब हमें इसकी एंगुलर वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है कि क्या होगी, ये क्वेश्चन में पूछा गया। तो एंगुलर वेलोसिटी पूछी गई है तो आपके दिमाग में आना चाहिए, है ना, कि जो मैकेनिकल एनर्जी है वो हमारी कंजर्व्ड रहेगी। वर्क डन जो भी हो रहा है यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स के थ्रू हो रहा है। करेक्ट। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी, मतलब के इनिशियल प्लस यू इनिशियल इक्वल टू के फाइनल प्लस यू फाइनल। करेक्ट। ये हो गई मेरी रेफरेंस लाइन। इसी रेफरेंस के अबाउट में सारी एनर्जी निकालूंगा। करेक्ट। तो ये जो m पॉइंट मास है वो 5r/4 पर आया हुआ है। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 है ना। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी देखो इस पॉइंट मास के, देखो पॉइंट मास कितना 5r/4 पर है ना। तो क्या लिखेंगे mg 5r/4। और यहाँ पर सेंटर मास है, ये वो पॉइंट है जहां पर टोटल मास बॉडी का कंसंट्रेटेड होगा, मान सकते हैं। तो ये हो जाए प्लस mg r/4। तो ये हो गई हमारी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। व्हाट इज द फाइनल काइनेटिक एनर्जी। जब ये डिस्क ऐसे नीचे बॉटम पर आ जाएगी तब लेट्स सपोज इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी होगी वो ओमेगा होगी, और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इसकी हो जाएगी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। एंड व्हाट अबाउट द पोटेंशियल एनर्जी। अब मुझे पॉइंट मास की और इस डिस्क की दोनों की लिखनी है। देखो जब ये नीचे पहुंचेगी तो इसकी जो कंडीशन होगी वो मैं आपको बता देता हूँ वो दिखने में कैसी होगी। ये डिस्क हो गई, है ना, नीचे आ गई। ये रेफरेंस लाइन है हमारी, ये रेफरेंस लाइन है। तो डिस्क ऐसे ऊपर से नीचे आ गई है, इस रेफरेंस लाइन के अबाउट वो घूम गई है। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। तो ये है अब सेंटर मास और ये है पॉइंट मास। करेक्ट। ये डिस्टेंस कितनी होगी सेंटर मास की रेफरेंस लाइन से, पहले कितनी थी r/4 थी, अब भी r/4 ही होगी बट डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो गई अब। और ये 5r/4 होगी पॉइंट मास की। तो जब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, बिलो द रेफरेंस लाइन चला गया पॉइंट मास और ये इसका डिस्क का सेंटर मास। तो क्या मैं लिख सकता हूं यहाँ पर फाइनल जो पोटेंशियल एनर्जी है दोनों की माइनस mg 5r/4। करेक्ट। माइनस ये किसकी लिखी मैंने, ये लिखी पॉइंट मास की। अब डिस्क की लिखता हूं माइनस mg r/4। सही है। तो ये हो जाएगा हमारा mg 5r/4 प्लस mg r/4 इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ये माइनस माइनस है ना, प्लस हो जाएगा। और एक काम करते हैं इसको बराबर के साइड भेज देते हैं। ठीक है। तो मैं इसे डायरेक्टली लिखता हूँ, बराबर के साइड भेजते हैं। तो इसको डायरेक्टली हम लोग क्या लिख सकते हैं, डायरेक्टली इक्वेशन लिख लेते हैं, लंबा करने की क्या जरूरत है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ठीक है। ये इनर्शिया हो गया अबाउट द हिंज पॉइंट जहां से वो रोटेट कर रही है उस पॉइंट के अबाउट, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ये इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा ये। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 2mg 5r/4, और ये इधर जाएगा तो ये भी प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस। तो ये हो जाएगा 2mg r/4। सही है। अब इससे इसको कैंसिल आउट कर दो, ये 2 हो जाएगा। इसको इससे कैंसिल आउट कर दो, ये 2 हो जाएगा। तो क्या मिल रहा है मुझे, है ना, ये मुझे मिल रहा है 5mgr/2
प्लस mgr/2। तो 6 mgr/2 मीन्स 3 mgr हो जाएगा ये। एंड आई की वैल्यू क्या होगी? आई क्या है यहाँ पर? इनर्शिया। अब मुझे पूरे सिस्टम का इनर्शिया चाहिए इसमें, ये भी आपको ध्यान रखना। तो इनर्शिया निकालना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। तो करते हैं मेहनत। तो कोई इनर्शिया निकालते हैं। कहाँ निकालें इनर्शिया? इसको दूसरे पेज पर ले चलते हैं, वहां पर निकाल देते हैं इनर्शिया। फिर दोबारा इधर आ जाएंगे आप लोग। देखो इसका निकालो इनर्शिया। अगर मैं इसका इनर्शिया निकालूं तो फिर क्या होगा? देखो क्या होगा इसका इनर्शिया। सबसे पहले मैं बात करता हूँ पॉइंट मास की। पॉइंट मास का तो डायरेक्टली हमें दिख ही रहा है क्या होगा। डिस्क का अगर सेंटर मास के अबाउट इनर्शिया निकालते हैं तो हो जाएगा ये, इस एक्सिस के अबाउट हो जाएगा हमारा। फॉर्मूला होता है mr²/4। तो मैं लिख सकता हूँ mr²/4। ये किसके अबाउट है? सेंटर मास के अबाउट, और ये एक्सिस के अबाउट। फिर पैरेलल थ्योरम करूंगा, है ना, अप्लाई। तो मास परपेंडिकुलर डिस्टेंस है r/4 का स्क्वायर। बोलो ये चीज क्लियर हो रही है? सो mr²/4 प्लस mr²/16। तो ये 16 हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा 4mr² प्लस mr²। सो ये आ जाएगा 5mr² डिवाइडेड बाय 16। तो ये हमारा इनर्शिया किस चीज का आ चुका है? ये इनर्शिया है हमारा इस डिस्क का। और किस लाइन के अबाउट है? इस लाइन के अबाउट है। इस रेफरेंस के अबाउट इनर्शिया आ चुका है। ठीक है, ये चीज हमें क्लियर हो चुकी है कि इसके अबाउट इनर्शिया क्या होगा। अब इस पॉइंट मास का इनर्शिया हम लोग निकालते हैं इस रेफरेंस लाइन के अबाउट। करेक्ट, इस पॉइंट मास का इनर्शिया निकालते हैं इस रेफरेंस लाइन के अबाउट। वो क्या होगा? तो देखो वो क्या होगा। ये हो गया इनर्शिया ऑफ द डिस्क। करेक्ट, आईडी हो गया ये। अब इनर्शिया पॉइंट मास का निकालो। और किसके अबाउट निकालना है? इसके अबाउट निकालना है, जिसके अबाउट ये घूम रही है, रोटेशनल एक्सिस। तो यही है ना, एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो आईपी लिखूंगा मैं m5r/4 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा m स्क्वायर करेंगे 25r²/4। बोलो ये क्लियर है? r/4 है तो 16 होगा, इसका भी तो स्क्वायर करेंगे। सो ये हो गया इनर्शिया पी पॉइंट का अबाउट द रोटेशनल एक्सिस। अब नेट इनर्शिया क्या होगा? दोनों को ऐड करना पड़ेगा, तो नेट इनर्शिया आएगा। तो आई इक्वल टू हो जाएगा आई डी प्लस आई पी, मतलब 5mr²/16 प्लस 25mr²/16। करेक्ट, तो ये हो जाए 30mr²/16। ये आई की वैल्यू हो गई। अब 2 से कर दो इसे ऊपर नीचे। तो 15mr² डिवाइडेड बाय 8। 2 से ऊपर नीचे करेंगे ना, तो 15mr²/8 आ रहा है। बोलो यहां तक क्लियर है? यहां तक कोई डाउट? चलो कोई डाउट नहीं है, आई की वैल्यू हमने निकाल ली। अब इस आई की वैल्यू को मैं दोबारा से यहां पर पुट करता हूं। और क्या आई है ये? 15mr²/8 1/2 15mr²/8 ये इनर्शिया हो गया इनटू ओमेगा स्क्वायर। करेक्ट। अब उसके बाद में क्या करेंगे हम लोग? m से m को कैंसिल आउट कर दो। m से m को कर दिया, एक r से एक r को उड़ा दो। ठीक है, और कुछ जा रहा है? ये 3, ये 15, ये 5 हो जाएगा। तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा हमारा? ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा, देखो ये 8 इंटू 2 16 हो जाएगा। 16 जी, और नीचे क्या आ रहा है? 5 भी बचा है सिर्फ। ठीक है, और एक r भी बचा है। ओमेगा की वैल्यू आ रही है हमारे पास में √16g/5r। दिस इज द एंगुलर वेलोसिटी जब डिस्क बॉटम पर पहुंचेगी। बताओ क्लियर है ये? अब इसमें आप वेलोसिटी भी फाइंड आउट कर सकते हो अगर पूछी गई है तो, बट हमें सिर्फ एंगुलर वेलोसिटी निकालनी चाहिए। और ये है हमारी 16g/5r। आई होप आपको क्लियर होगा। तो जब भी क्वेश्चन में आपको एंगुलर वेलोसिटी पूछी जाएगी तो आप
मैकेनिकल एनर्जी को कंजर्व कर सकते हो। अगर सिर्फ वर्क डन ग्रेविटेशनल फोर्स के थ्रू हो रहा है तभी कर पाएंगे, करेक्ट।